आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जो इस बार यूपी टेट देने की सोच रहे हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की क्लास में जो परीक्षा में आने वाले हैं, इतना जानते रहिएगा। यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है। आपको यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार बताता है। ए ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 368, बी ऑप्शन का रहा है 14 से 18, सी ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 23 और 24। इस क्लास में हम रैपिड फायर तरीके से संविधान पढ़ने वाले हैं। सिर्फ प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। मात्र 20 मिनट में हम आपको लगभग 25 से 30 प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा। चलिए बताइए क्या होगा। ऑप्शन सही करिए जल्दी से। ABCD में उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पर बात किया जाए समानता का अधिकार, तो आप सभी जानते हैं कि 14 से 18 जो बी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा समानता के अधिकार का बात करता है, इसलिए हमारा इस ऑप्शन को हम सही करेंगे, बी ऑप्शन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ अनुच्छेदों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं या मिडिल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए यह स्पेशल क्लास होगी। ठीक है, तो बताइए कि कानून का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में बात किया गया है। ए ऑप्शन करा अनुच्छेद 12, बी ऑप्शन करा अनुच्छेद 13, सी ऑप्शन करा अनुच्छेद 14 और डी ऑप्शन करा अनुच्छेद 20। चलिए जल्दी से बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बात करें कानून का समान संरक्षण किसमें प्रावधानित है, तो ये हमारा अनुच्छेद 13 जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करते हुए चलेगा। आज की यह क्लास एकदम सुपर फास्ट तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, क्या है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, सी ऑप्शन कह रहा है विधि का निष्पक्ष प्रयुक्ति और डी ऑप्शन कह रहा है विधि की समक्ष समता। चलिए बताइए विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या होता है। तो बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की, तो विधि की सम्यक प्रक्रिया जो होती है वह होता है हमारा विधि का निष्पक्ष प्रयुक्ति। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप भी चाह रहे हैं फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और डेली सुबह 10 बजे क्लासेज को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है। ए ऑप्शन का रहा है चीन, बी ऑप्शन का रहा है जापान, सी ऑप्शन का रहा है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन का रहा है अमेरिका। चलिए यहाँ पर इसका मतलब देख रहे हैं प्रश्न में किस प्रकार से आपको घुमाया गया है, लेकिन इतना आप जानते रहिएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में, इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, इतना आप जानते रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकिक और प्रासंगिक दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होते हैं।
बताइए। एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए कि संविधान की निम्नलिखित में से किस रूप में एकिक और प्रासंगिक दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं। ए ऑप्शन का है एकात्मक, बी ऑप्शन का है संघात्मक, सी ऑप्शन का है अर्ध संघात्मक और डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। देखिए प्रश्न जो आपको टफ लगे उसे एक बार और पढ़िए। अगर आप प्रश्न समझ गए कि क्या पूछ रहा है तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा अर्ध संघात्मक, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न बड़ा है, यह देख के डरिए मत, क्योंकि आपके यूपी टेट में कई प्रश्न इस प्रकार के पूछे गए हैं। हम आपको अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं एसएसटी का, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और पेपर 1 में की बात करें तो वहां पर एबीएस के अंतर्गत कई प्रश्न इस प्रकार के क्वालिटी से पूछे जा रहे हैं, आप देखते होंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर की श्रृंखला मिल रही है, साथ साथ में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी निःशुल्क में। तो देखिए पूरी और तैयारी करिए एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ए ऑप्शन कह रहा है इसके लोगों के बीच संघर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक असमानता का विचार, सी ऑप्शन कह रहा है लोगों में आर्थिक समानता और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कि क्या होगा यहाँ पर हमारा सही। तो बात करें कि लोकतंत्र में सफलतापूर्वक किसे समाप्त कर दिया जाता है, तो वहाँ पर उत्तर जो होगा राजनीतिक में असमानता का विचार, यही हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़ के समझ जाइए कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त किसे किया, तो राजनीतिक असमानता का विचार, यही को समाप्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम आपको एसएसटी भी प्रोवाइड करें, साथ में अभी साइंस भी लाएंगे, तो जुड़े रहिए यार, हम सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे। कितना आपको पढ़ना है ये मुझे पता है। ठीक है, तो मैं भी जानता हूँ आपको कितना पढ़ना है और आपका सिलेबस क्या है ये भी मुझे पता है। तो बस आप जुड़े रहिए, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की, सभी के लिए क्लासेज यहाँ पर मिलेंगे। एक बात और समझ जाइए कि हिंदी, सीडीपी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको दोनों पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों लोग इसको पढ़ते रहिए। बाद में हम साथ साथ में जो अलग से क्लासेज ला रहे हैं, जैसे ये क्लास आज की हो गई हमारी संविधान की, यह भी पेपर दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन कर रहा है एकात्मक प्रणाली, बी ऑप्शन कर रहा है मूलभूत अधिकार, सी ऑप्शन कर रहा है संघीयता और डी ऑप्शन कर रहा है सत्ता का विभाजन। चलिए तो बात करें संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है, एक ऑप्शन जो है एकात्मक प्रणाली, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी मूलभूत अधिकार ये संविधान की विशेषता है, संघीयता भी संविधान की विशेषता है और सत्ता का विभाजन ये भी हमारा संविधान का ही विशेषता होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना आप जानते रहिएगा कि यह प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी से भिन्न हैं। यहाँ पर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन का रहा है उच्च सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन का रहा है दोहरी नागरिकता, सी ऑप्शन का रहा है न्यायालय की दोहरी प्रणाली और डी ऑप्शन का रहा है दोहरी सरकार। चले जल्दी से कमेंट करिए कि उत्तर क्या होगा हमारा इस प्रश्न का। चलिए जल्दी बताइए।
बिल्कुल सही। अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो वह होगा हमारा दोहरी सरकार का। यहाँ पर डी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय और डी ऑप्शन कह रहा है मंत्रिपरिषद। चलिए जल्दी से कमेंट करिए उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि कार्यपालिका का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं होता, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता। तो सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इतना आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ये तो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, भारत के राष्ट्रपति ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब बात करें मंत्रिपरिषद की, ये भी हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना जानते रहिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होती है। ए ऑप्शन कर रहा है राज्यों की क्षेत्रीय भाषा, बी ऑप्शन कर रहा है अंग्रेजी और हिंदी भाषा और सी ऑप्शन कर रहा है हिंदी और डी ऑप्शन अंग्रेजी। तो बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होती है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग करके कार्रवाई किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा अंग्रेजी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए डी ऑप्शन को सही करेगा। आप जानते रहिएगा कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यहाँ पर जो कार्रवाई की जाती है वहाँ पर हमारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी किसी भी कोर्ट का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वह इंग्लिश में ही पब्लिश किया जाता है, यह आप देखे होंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम के सभी कोर्सेज पर निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, ठीक है। पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए 214 होगा, 226 होगा, 141 होगा या 514 होगा, इसमें से कौन सा अनुच्छेद हमारा सही होने वाला है। ए बी सी डी उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, 5 सेकंड का समय लीजिए और आप चाहे गलत कमेंट करें या सही करें, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी में अपना अनुमान लगाकर उत्तर दीजिए। चलिए जो लोग जानते हैं वो एग्जैक्ट बताएंगे, जो लोग नहीं जानते फिर भी तुक्का लगाएं इस प्रश्न पर। देखते हैं कितने लोगों का सही तुक्का बैठता है, और तुक्का लग जाए जब मैं उत्तर बताऊं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। चलिए फिलहाल आते हैं अपने उत्तर पर। हम उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, 141 अनुच्छेद नंबर 141 में यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन को सही करिए, यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 1 सेकंड का भी टाइम आपका वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हमें पता है कि आपका समय कितना इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई डेली करिए, चाहे थोड़ा ही करिए लेकिन करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। अभी मैंने वहां पर बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से भाषा का प्रयोग करके कार्रवाई की जाती है, तो उसका उत्तर था क्या, उसका उत्तर था अंग्रेजी भाषा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी भाषा में कार्रवाई करता है, बताइए।
ए ऑप्शन कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, बी ऑप्शन कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, सी ऑप्शन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय नियमावली 1966 और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है हमारा उत्तर। तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो वह अनुच्छेद है 348। ठीक है, 348 यही प्रावधान किया गया है 348 में कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी कार्रवाई होगा वह इंग्लिश में होगा। ठीक है, आप यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। ठीक, हमारे भारत की सबसे बड़ी न्यायालय की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट होती है। आपको पता होगा कि दिल्ली में स्थापित है। अंतिम निर्णय जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट का होता है। बाकी उस देश भारत देश के सारे न्यायालयों को उसके निर्णय को मानना पड़ता है। ठीक है, अगर जैसे आप अपने यूपी के ले लें तो अपना यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आप जानते हैं। तो इलाहाबाद में जो भी आपके खिलाफ या आपके हित में जो भी फैसला दिया जाता है वह आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर सुनवाई करेगा और कुछ समय लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देगा। तब उसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आप जानते रहिएगा। चलें, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 348 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? ए ऑप्शन का रहा है 34, बी ऑप्शन का रहा है 35, सी ऑप्शन का रहा है 40 और डी ऑप्शन का रहा है 25। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा हमारा 34। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखा जाए तो अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो चलिए बताइए कि वह कौन सा उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वह सुप्रीम कोर्ट होता है। तो बताइए किसका क्षेत्र सबसे लंबा है। ए ऑप्शन कर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन कर है मुंबई उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन कर है कोलकाता उच्च न्यायालय और डी ऑप्शन कर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए बताइए जल्दी से उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पर इस प्रश्न का। तो बात करें सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किस न्यायालय का है, तो वह हो जाएगा हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग इलाहाबाद मारे उनका आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, गुवाहाटी कहाँ पर है तो असम में है, आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आप बताइए कि इलाहाबाद में हमारा आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का है 1862 में, बी ऑप्शन का है 1865 में, सी ऑप्शन का है 1866 में और डी ऑप्शन का है 1966 में। चलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो जल्दी से बताइए हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद में। तो उत्तर क्या निकलेगा हमारा, बिल्कुल सही 1866 में हुआ है था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानते रहेगा इलाहाबाद का वर्तमान नाम है वो है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। चलिए 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, यहाँ पर ये जानते रहिएगा और सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर भी इलाहाबाद की ही बात किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर के लिए भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए कहाँ पर खंडपीठ स्थित है, क्या मेरठ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में। तो जब इलाहाबाद की बात किया जा रहा है तो इलाहाबाद में ही खंडपीठ कैसे स्थित होगी, इसलिए हमारा यह कट जाएगा। चलिए अब बताइए ए सी डी, मेरठ लखनऊ कानपुर, बताइए। बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने लखनऊ है उत्तर दिया उनका सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमारी राजधानी में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो है खंडपीठ स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? देखिए, पढ़िए थोड़ा लेकिन अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। इसलिए हम क्लासेज बहुत बड़ी नहीं लाते, इतनी ही बड़ी लाते हैं जितना आप पढ़ सकें। जब परीक्षा की तारीख अंतिम समय में होगी तब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आपको यूपी टेट की मैराथन प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, अभी 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट जो भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहिए। डेली का नियम बनाइए। देखिए, अगर आप किताब नहीं पढ़ते, प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको डेली सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी सब्जेक्टों की एकदम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं कि कहीं पर पैसा देकर पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ना ही नहीं चाहते, वो आपके ऊपर है। ठीक, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर, देखेंगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इलाहाबाद तो बहुत पढ़ लिए भैया, अब अपने देश की राजधानी पर चलिए ना। वहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, बताइए। ए ऑप्शन करा है 1962 में, बी ऑप्शन करा है 1947 में, सी ऑप्शन करा है 1851 में और डी ऑप्शन 1966 में। चलिए बताइए जल्दी से कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली हाई सुप्रीम कोर्ट की नहीं पूछा जा रहा है, दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, ये यह जानते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा 1966 में। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट मैंने बताया कि कब स्थापना हुई थी, तो इलाहाबाद की जो स्थापना हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो 1866 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1966 में हुई। मतलब सबसे पहले यहाँ पर इलाहाबाद था। इलाहाबाद के 100 साल के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 100 साल के बाद दिल्ली में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये आप जानते रहिए। ठीक है, तो यहाँ से इतना आपको पता चल गया कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी, अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया था। ठीक, चलिए देख लीजिए, अभी मैंने बताया था जस्ट ना, देखिए ये वाला प्रश्न, ये था प्रश्न 15वां प्रश्न था ना। ठीक है, 1866 में इलाहाबाद की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना, और 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? तो चलिए बताइए कि किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था? क्या वो वर्ष 1969 था, वर्ष 1967, वर्ष 1971, वर्ष 1871? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी कमेंट करिए। क्लास अच्छी लगी रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको परीक्षा तक फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ना तो आपको कहीं पर प्रैक्टिस बैच किताब लेने की ज़रूरत है, ना तो प्रैक्टिस बैच लेने की ज़रूरत है, और ना ही कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी है। ठीक है, मतलब कहीं और चैनल पर जाने की ज़रूरत है, बाकी अपने तरफ से फुल एफर्ट मारिए। ठीक है, पूरी की पूरी मेहनत को झोंक दीजिए, क्योंकि इस बार अगर आपकी यूपी टेट पास होना है। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस सेट हमारे साथ लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो सी ऑप्शन 1971 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न। देखिए मैंने पहले ही बताया कि कुछ क्लासेज हम आपके लिए लाएंगे रैपिड फायर तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रश्न और उत्तर चाहिए, रटना है आपको। ठीक है, तो इसलिए कुछ क्लासेज छोटी होंगी और जो क्लासेज महत्वपूर्ण हो रही हैं आप उसे डेली देखा करिए। ठीक है, बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो और आप भी चाह रहे हैं हमारे साथ पढ़ना, तो इस चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, और डेली सुबह 10 बजे की क्लासेस अटेंड करिए। अगर आपको यूपी टेट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की श्रृंखला चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर सारे जो सिलेबस हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।